औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली दो चार क्वेश्चन तो पूछ लेता है मॉडर्न फिज़िक्स के हवाले से। तो बोहर थ्योरी जो है वो असल में बेस करती है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपने एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है वो स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि सबसे ये लाइट था और ये गैसेस फॉर्म में मौजूद था, तो सबसे पहले इसका स्पेक्ट्रम कंसिडर हुआ। उस स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती थी कि सर्टन जो हैं वो वेवलेंथ ही क्यों एग्जिस्ट करती हैं। तो उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए फिर बोहर ने कुछ पास्टुलेट्स बनाई थी। तो पहले था पास्टुलेट ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन जो है या एटम जो है जो जिस स्टेट में होता है तो फिर वो उसी स्टेट में रहता है। मसलन एक्साइटेड स्टेट में है तो फिर उसको स्टेशनरी स्टेट इसलिए कहेंगे कि फिर इन्फिनिट टाइम के लिए वहाँ पर रह सकता है। लेकिन बाद में हमने देखा कि अगर हम किसी से एटम को एक्साइट कर दें तो वो तो डी एक्साइट हो जाता है, तो उसको वैक्यूम फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा होता है, जिसकी वजह से वो डी एक्साइट हो जाता है। खैर ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम वो स्टेशनरी स्टेट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी सर्टन वेल डिफाइंड एनर्जी के साथ जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। फिर फ्रीक्वेंसी पास्टुलेट थी। बोहर ने ये अस्यूम किया कि जब कभी भी कोई एटम ऑक्साइड लो एनर्जी स्टेट से हाइड्रोजन एटम मतलब नो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी एमिट करता है। और वो जो एमिटेड एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फार्मूला बोहर ने दिया, इसलिए फ्रीक्वेंसी पास्टुलेट कहते हैं। और इसी की बेस के ऊपर फिर उसने कैलकुलेशन की एनर्जी डिफरेंट लेवल्स के अंदर, और फिर डिफरेंट लेवल्स में एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद उसने बाकायदा अपना फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके उसने देखा कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से आ रहे हैं जिस तरीके से मुख्तलिफ़ ट्रांजिशंस में हम ऑब्ज़र्व करते थे। मसलन लेमैन सीरीज़ में ट्रांजिशन होती थी फ्रॉम एन इज़ ग्रेटर दैन 2 टू एन इज़ इक्वल टू 1, यानी लोएस्ट एनर्जी लेवल्स में। इसी तरीके से बामर सीरीज़ हैं, इस तरीके से पेस्टन सीरीज़ हैं, पेफेंट सीरीज़ हैं, वो ये सारी देख लें। और सीरीज़ लिमिट का मतलब ये होता है कि वो फिर एनर्जी लेवल्स जो हैं वो एक एनर्जी वेवलेंथ करीब करीब होना शुरू हो जाती हैं। डेरिवेशन ऑफ बोहर थ्योरी ने ड्राइव किया फार्मूला। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे रिवॉल्व करते हैं जैसे सन के गिर्द अर्थ वगैरह रिवॉल्व करती हैं। तो इस प्लानिटरी मॉडल को बेस बनाते हुए उसने कूलम्स लॉ के लिए एनर्जी लिखी, और फिर ये है आपके पास जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी, और कहा कि वो प्रोवाइड करती है कूलम फोर्स। वो बराबर रखी, उससे वेलोसिटी कैलकुलेट की, और फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लेके टोटल एनर्जी कैलकुलेट की। तो इस तरीके से उसने हर एनर्जी लेवल्स में एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला बना लिया। और इसी तरह उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह भी कैलकुलेट की हुई हैं हर एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग के कहाँ से कहाँ ट्रांजिशंस होगी। फिर उसने रेडियस भी मालूम कर लिया। रेडियस का फार्मूला याद रखें, एनर्जी का फार्मूला याद रखें। इसमें ये कांस्टेंट है किसी भी लेवल में एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इस फार्मूले से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो रेडियस है, पहला रेडियस उसको बोहर रेडियस कहते हैं, वो मिनिमम होगा, ये नॉट से डिनोट करेंगे, और बाकी रेडियस उससे बड़े होंगे, एन स्क्वायर के एतबार से चलेंगे। ये है 52.92 पिकोमीटर या 0.5 एंगस्ट्रॉम वगैरह। 10⁻⁻10 होता है एंगस्ट्रॉम। द हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। फिर
अब जो है ना वो, अच्छा ये भी एक पॉस्टुलेट है कि जो कि पर्टिकुलर रेडियस में इलेक्ट्रॉन, रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम जो है MVR जो कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH कट होता है। उसी को एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि ऐसा क्यों होता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यूज़ की जाती है, क्योंकि वो ऐसे ऑर्बिट्स में होगा जहाँ पे वो स्टैंडिंग वेव, उनके साथ जो एसोसिएट वेव है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की, वो स्टैंडिंग वेव बनाएगी। और हमें पता है कि दो डिफरेंट एक मखसूस लेंथ के दरमियान तमाम वेव लेंथ की स्टैंडिंग वेव क्रिएट नहीं की जा सकती। इसी तरह से चूँकि इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करते हुए स्टैंडिंग वेव क्रिएट करनी थी, तो वो स्टैंडिंग वेव जो है वो हर जगह हर रेडियस के सर्कल में नहीं क्रिएट की जा सकती थी, तो इसलिए पर्टिकुलर जो रेडियस के ही एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम डिफ़ाइन किया जाता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवोल्यूशन की वजह से उसका जो एंगुलर मोमेंटम, उसकी क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। ये फार्मूला है आपके पास। L इज़ द क्वांटम नंबर है, इस क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3 से लेकर के n-1 तक हो सकती हैं। और n इज़ इक्वल टू 1 पहले जो ऑर्बिट है जिसमें n1 है, तो n-1 मीन 0, इसका मतलब है कि L की वैल्यू उसमें 0 होगी। और इस तरह फिर L इज़ इक्वल टू 2, L इज़ 3 के लिए मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऑफ क्वांटम नंबर्स के एतबार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम। फिर आगे एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन है, इसको स्पेस क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है वो हर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती एंगुलर मोमेंटम की। तो आप ज़्यादा एम्फेसिस इसके ऊपर दे लें कि एंगुलर मोमेंटम किस ऑर्बिट में होगा। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए एंगुलर मोमेंटम की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, L इज़ इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, z कंपोनेंट की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, बस इतना ही, ज़्यादा इससे ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटाइजेशन का आपस में ताल्लुक़ है। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो म्यू इज़ इक्वल टू m/t/L होता है। L जो है ये एंगुलर मोमेंटम है, और म्यू z जो कि बोहर मैग्नीटॉन होता है वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अलोंग z एक्सिस अगर उसका ले लें। और बोहर मैग्नीटॉन म्यू b इज़ इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू याद रखें, ये अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि बोहर मैग्नीटॉन क्या होता है। स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एतबार से कैलकुलेट की जाती है। और इसमें ये बताया जाता है कि जो बीम है वो दो में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और वो दो में स्प्लिट होने की वजह ये है कि उनके पास एंगुलर मोमेंटम 0 था, फिर भी ये दो बीम क्यों स्प्लिट हो जाती है। तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि हर पार्टिकल के पास स्पिन भी होता है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसकी वजह से वो दो में ही स्प्लिट हुई है। उसको कूप करने के लिए फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम और फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की करस्पॉन्डिंग फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी कैलकुलेट किया जाता है। बस इसका आइडिया सादा आप रख लें। ये टेबल याद रखें कि n की कौन सी वैल्यू के लिए L की कौन सी वैल्यू, और ML की कौन सी वैल्यू, और MS की कौन सी वैल्यू। फिर नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन द सब शेल और नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन द शेल, ये हर एक स्टेट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर ये आइडिया ना हो तो फिर मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। ये क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम है और डिटेल्स ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो आप बिल्कुल सादा सादा ही आपने रखना है।